हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल ऑन अड्डा 24/7। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का वंस अगेन अड्डा 24/7 पर वेलकम है। आई होप यू आर फाइन एंड यू आर डूइंग वेल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी लोगों की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन में जैसा आप देख सकते हैं, मैं बात करने वाला हूँ आपसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसकी मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की अगर बात करें तो 50th नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी का आरबीआई ने आज जो है उसको अनवील किया, उसके बारे में डिटेलिंग बताई। और आज है 8 अगस्त, है ना। तो जैसा कि हमें पता है, आरबीआई जो है हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है। बाई मंथली रिव्यू मॉनेटरी पॉलिसी लाता है। इसकी बैठक जो है, अगर हम बात करें 6 से 8 अगस्त तक बैठक इसकी चली। और आज 8 अगस्त यानी कि आज के दिन सुबह 10 बजे जो है आरबीआई के गवर्नर साहब ने मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड अपडेट्स दिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं, है ना। तो उसके बारे में हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिस्कशन और बात करते हैं आरबीआई की 50th नंबर 50वें नंबर की मॉनेटरी पॉलिसी की, जो कि आज हमें देखने को मिली। और अगस्त 2016 में पहली बार मॉनेटरी पॉलिसी आई थी। तो मॉनेटरी पॉलिसी का पहली बार रिव्यू जो हुआ था वो अगस्त 2016 में हुआ था। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो 50वें नंबर की आपको मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू देखने को मिलेगा। बट इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 एप्लीकेशन नहीं डाउनलोड किया तो एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लिए, क्योंकि इस एप्लीकेशन में आपको देखने को मिलते हैं डेली क्विजेस हैं, करंट अफेयर्स हैं, मॉक टेस्ट हैं, पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं। ये सारी चीज़ें आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन से इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप प्रिंटेड बुक चाहें तो प्रिंटेड बुक्स आप जो है बिल्कुल ले सकते हैं। 8 बुक्स का सेट आपको देखने को मिल जाएगा बैंक सुप्रीम 2.0 बुक्स के पैक्स में, जिसमें आपको कोड यूज करना है वाइट 56S टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको 22% का मैक्सिमम डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा ऑन द बुक्स। तो कोई भी प्रिंटेड बुक्स को आप यहाँ पर इस पर्टिकुलर के थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, कोड के थ्रू। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा ब्रीफ। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन एंड टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी विद इन द इकोनॉमी। देश के अंदर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को मेंटेन करने के लिए, कंटेन करने के लिए, इकोनॉमी को अच्छे तरीके से स्टेबल बनाने के लिए आरबीआई हर 2 महीने पर मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू करता है, जिसमें आरबीआई ये देखता है दैट वट एवर द सिचुएशंस दैट इज रिक्वायर्ड। आरबीआई जितना इन्फ्लेशन का टारगेट रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इकोनॉमी चल रही है कि नहीं चल रही। साथ ही साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी में मैक्रो इकोनॉमिक एक व्यू भी बताता है कि ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टिव में क्या चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर क्या चल रहा है। साथ ही साथ डोमेस्टिक इकोनॉमी में जीडीपी की ग्रोथ की कितनी एक्सपेक्टेशन रखी जा रही है, साथ ही साथ इन्फ्लेशन का टारगेट। ऐसे बहुत सारे अहम मुद्दों पर जो है आरबीआई के गवर्नर साहब की कमेंट्री हमें देखने को मिलती है मॉनेटरी पॉलिसी में। हर 2 महीने पर इसका रिव्यू किया जाता है। तो पिछला रिव्यू जो है आपका जून में हुआ था, उसके बाद जुलाई को छोड़कर अगस्त में आपको रिव्यू देखने को मिल रहा है। अगला जो रिव्यू आपको सितंबर के बाद अक्टूबर में आपको नेक्स्ट रिव्यू देखने को मिलेगा। स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जिनका आपको सितंबर के मंथ में आपको आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ, आरआरबी क्लर्क की अगर मैं बात करूं तो वहां पर आपको मेंस का एग्जामिनेशन आपको देखने को मिला, या फिर जनरल बैंकिंग ऑफिसर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आईबीपीएस, आरआरबी के जो एग्जामिनेशन है वो चूंकि सितंबर में शेड्यूल है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट है वो अगस्त की मॉनेटरी पॉलिसी रहेगी। रीजन क्या है? आपका अगस्त का ही डेटा वहां पर पूछा जाने वाला है, पुराना मॉनेटरी पॉलिसी का डेटा नहीं पूछा जाएगा, ठीक। और अगर उसके बाद अक्टूबर में पेपर है तो अक्टूबर वाली भी मॉनेटरी पॉलिसी आएगी। तो बिकॉज आपके पेपर से पहले ये लेटेस्ट पॉलिसी है, तो इस लेटेस्ट पॉलिसी को जरूर अच्छे से समझ लीजिए। यहां से जुड़े हुए क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो यहां पर अगर हम देखें, सो ऑन द बेसिस ऑफ द असेसमेंट ऑफ द करंट इवॉल्विंग जो मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो बड़े लेवल पर इवॉल्व हो रही है, उसमें मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग है वो फाइनली जो है आज 8 अगस्त 2024 को जो डिसाइड की गई। 6 अगस्त से लेकर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर्स जो है इसमें बैठक उन्होंने किया और उन्होंने डिसाइड क्या किया उस पर अभी हम बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है 2016 में उर्जित पटेल कमेटी के रिकमेंडेशन पर इसको शुरू किया गया था। और इसमें आपको फ्रेंड्स जो है टोटल 6 मेंबर्स देखने को मिलते हैं। 3 मेंबर्स फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया साइड और 3 मेंबर इसमें जो है भारत सरकार की तरफ से होते हैं। 6 मेंबर्स होते हैं और वो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स को डिसाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में दरों में, रेट्स में बदलाव करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। जब कभी भी मॉनेटरी पॉलिसी आती है तो रेट्स के अलावा, रेट्स तो एक बड़ा हाईलाइट रहता ही, लेकिन रेट्स के अलावा भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स होते हैं जो इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसमें आगे और देखते हैं यहाँ पर आरबीआई ने क्या क्या इंपॉर्टेंट फैसले लिए हैं। अहम फैसलों की अगर बात करें, इंपॉर्टेंट डिसीजंस की अगर बात करें, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फिलहाल जो सिचुएशन चल रही है अर्थव्यवस्था में, जैसा कि हम लोगों ने एक्सपेक्टेशन भी देखा था, हम लोगों ने न्यूज़पेपर में भी इस पर डिस्कशन किया था, न्यूज़पेपर में भी हमने इसको पढ़ा था कि आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी स्टैंस की अगर बात करें, ना तो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी का स्टैंस चेंज करने वाला है, ना ही वो कोई जो है रेट कट हम इस एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर मॉनेटरी पॉलिसी में। कारण क्या है? कारण साफ है, क्योंकि हमारे देश में फूड इन्फ्लेशन, जो खाने पीने की वस्तुओं के दाम है, वो काफ़ी तेजी से बढ़े हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। और जून मंथ में आरबीआई ने कहा भी कि हमारी जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो इन्फ्लेशन रेट है वो 5.1% हमें इन्फ्लेशन रेट देखने को मिली, जो है सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आरबीआई ने फिलहाल ये फैसला लिया है
कि इस बार भी मॉनेटरी पॉलिसी में रेट में कट्स, आपको रेट चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, है ना। तो रेट्स में कोई भी चेंजेस यहां पर नहीं होगा। तो कीप द पॉलिसी रेपो रेट अंडर द लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी अनचेंज्ड एट 6.50%। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स में पहली बड़ी बात, कोई भी आपको चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। और फिलहाल रेपो रेट्स में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, इसी वजह से बाकी सारे रेट्स आपके सेम आपको देखने को मिलेंगे। जैसे स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी हो गई, वो 6.25% पर आपको देखने को मिलेगा। एमएसएफ रेट है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट, और बैंक रेट आपको 6.75% पर ही बरकरार आपको देखने को मिलेंगे। तो मॉनेटरी पॉलिसी ने यह भी डिसाइड किया है कि जो स्टैंस है, मैंने आपको बता रखा था फ्रेंड्स, ऑलरेडी हमने बात भी की है इसके बारे में कही, आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी में डिफरेंट स्टैंस होते हैं, है ना, कि मतलब कैसी नीति वो अपना रहे हैं, जिसमें आपको देखने को मिलता है एकोमोडेटिव स्टैंस, न्यूट्रल स्टैंस, उसके अलावा हॉकिश मॉनेटरी पॉलिसी, डॉविश मॉनेटरी पॉलिसी, 4 तरह के स्टैंस होते हैं। तो आरबीआई ने फिलहाल अपना मॉनेटरी पॉलिसी का जो स्टैंस पहले चल रहा था वही मेंटेन रखा, उसी को बरकरार रखा है, एंड दैट इज विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन। तो विड्रॉल ऑफ एकोमोडेशन जो स्टैंस है वो आरबीआई का बरकरार यहां पर रखा गया है। इसका मतलब है रेट्स में आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे, और डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, जो भी इवॉल्विंग सिनेरियोज होंगे, जो सिचुएशन चल रही होगी, उसके हिसाब से हम रेट्स को अपने हिसाब से टारगेट को अलाइन करके हम काम करेंगे। तो आरबीआई इस बात का फोकस कर रहा है कि जो इन्फ्लेशन का टारगेट है उसको हम प्रोग्रेसिवली अलाइन कर सके अपने टारगेट के साथ, सपोर्टिंग द ग्रोथ, ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ भी बनी रहे। लेकिन यहां पर आरबीआई ने एक मेजर बात बताई कि हमारा जो डिसीजन रखा गया है, आपको पता है कि हमारे देश में आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में शॉर्ट टर्म, अगर मीडियम टर्म अगर हम टारगेट की बात करें, तो आरबीआई चाहता है 4% महंगाई की दर हमारे देश में मेंटेन रखना, ±2% टॉलरेंस बैंड के साथ। तो वही जो सीपीआई की जो इंडेक्स है, सीपीआई का जो इन्फ्लेशन रेट है, वो 4% ±2% टॉलरेंस बैंड के साथ, ±2% के साथ मेंटेन रखने का जो हमारा लक्ष्य है, उसको भी यहां पर बरकरार रखने की आरबीआई ने बात की है। नोट्स जो है इंग्लिश हिंदी दोनों में, सेशन के बाद मैं भी पीडीएफ नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आरबीआई की ऑफिशियल जो डेटा आया है आरबीआई की वेबसाइट से, उसी से मैंने नोट्स बनाए हैं, तो आपके लिए इजी रहेंगे, आपको वेबसाइट के थ्रू जाने की जरूरत नहीं होगी, यहां से आप आराम से डेटा कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो यहां पर मैं अगर आपको दिखाऊं तो मॉनेटरी पॉलिसी में ये जो सारे रेट्स हैं बिल्कुल बरकरार रखे गए हैं, जिसमें पॉलिसी रेपो रेट की अगर बात करें तो 6.50 पर रखा गया। रेपो रेट क्या होता है, जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंक्स को शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन, मतलब 90 डेज या उससे कम टाइम के लिए लोन देता है। एसडीएफ रेट भी आपको सेम देखने को मिलेगा। एसडीएफ रेट्स में बैंक अपना एक्सेस मनी जो है वो आरबीआई के पास फॉर द ओवरनाइट बेसिस जमा कर सकते हैं, डिपॉजिट कर सकते हैं। एमएसएफ रेट पर आरबीआई बैंकों से एक दिन के लिए, बैंक्स जो है आरबीआई से एक दिन के लिए पैसे उधार में ले सकते हैं, ओवरनाइट बोरोइंग कर सकते हैं, 6.75%। बैंक रेट की अगर बात करें तो बैंक रेट पर आरबीआई से बैंक्स जो है लॉन्ग टर्म्स के लिए लोन दे सकते हैं, ले सकते हैं फॉर मोर देन 90 डेज, 90 दिनों से ज्यादा समय के लिए लोन ले सकते हैं। फिक्स्ड रिवर्स रेपो रेट की अगर बात करें तो बैंक्स अपना सरप्लस मनी आरबीआई के पास डिपॉजिट कर सकते हैं। सीआरआर वही बरकरार है 4.50%, और एसएलआर रेट भी बरकरार आपको देखने को मिलेगा 18% है। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या है, मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे मैंने आपको बताया 6 मेंबर की बॉडी है ना, जिसमें मेजॉरिटी से फैसला लिया जाता है। जिस बात पर मेजॉरिटी बनती है, जिस बात पर सहमति बनती है, उसी रेट को यहां पर लागू किया जाता है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के जो 6 मेंबर्स थे, इस बार जो फैसला आया 4-2 से आपको देखने को मिलेगा। मतलब 4 मेंबर्स ऐसे थे जो फेवर में थे कि रेट्स में कोई कट ना किया जाए, रेट्स में कोई चेंजेस ना किया जाए, और 2 मेंबर्स ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जिनका यह कहना था कि रेट्स को घटाना चाहिए, रेट्स को कट करना चाहिए 25 बेसिस पॉइंट। और ऐसा ही हमें पिछली वाली जब मैंने आपकी जून की मॉनेटरी पॉलिसी कवर की थी, उसमें भी हमें यही चीज देखने को मिली थी। तो यहां पर अगर हम देखें तो कौन कौन से ऐसे मेंबर्स हैं जो बिल्कुल रेट चेंज करने के फेवर में नहीं थे। तो मतलब 4 मेंबर्स की अगर बात करें, जिसमें डॉक्टर शशांक भिंडे साहब आपको देखने मिल जाएंगे, डॉक्टर राजीव रंजन, डॉक्टर माइकल डिपाट्रा जो आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है, शक्तिकांत दास गवर्नर साहब। तो ये 4 सदस्य ऐसे हैं जिन्होंने वोट किया कि पॉलिसी रेट्स को अनचेंज रखा जाए एट 6.50% पर, और चूंकि मेजॉरिटी मैटर्स करती है तो उसी हिसाब से रेट नहीं चेंज किया गया। लेकिन कौन से ऐसे 2 मेंबर्स रहे जो आपको देखने को मिले जिन्होंने रेट कट पर भरोसा किया और कहा कि 25 बेसिस पॉइंट्स रेपो रेट को कट करना चाहिए, मतलब 0.25% रेट में कटौती होनी चाहिए। और ये कहा डॉक्टर आसिमा गोयल, पिछली बार भी इन्होंने कहा था, और साथ ही साथ प्रोफेसर जयंत आर वर्मा, इन्होंने भी पहले कहा था। ये दोनों मेंबर्स आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे। इन दोनों लोगों का ये कहना है कि पॉलिसी रेट्स को 25 बेसिस पॉइंट से घटा देना चाहिए, है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए इस बार जो मॉनेटरी पॉलिसी का फैसला आया है वो किस रेट से आपको देखने को मिलेगा, तो क्या यहां पर आपको रेट देखने को मिलेगा, तो 4-2 से फैसला हुआ है ना। मतलब 4 मेंबर्स फेवर में थे और 2 मेंबर्स अगेंस्ट में थे। तो इस बार का जो फैसला आया वो फिलहाल 4-2 से फैसला हमें देखने को मिला।
अगर ये टाई हो जाए, तीन बंदे एक तरफ तीन बंदे एक तरफ, तो अगर तीन बंदे अगर एक तरफ आपको देखने को मिले, मतलब अगर टाई हो जाए, तो फाइनल जो कास्टिंग वोट होता है, जो निर्णायक मत होता है, वो आरबीआई के गवर्नर साहब का होगा। ठीक है, तो इन केस ऑफ टाई जो आरबीआई के गवर्नर साहब होंगे उनका फाइनल कास्टिंग वोट होगा। ठीक, तो ये आपको रेट्स जो है बिल्कुल सेम देखने को मिल रहे हैं। चलिए, अब हम थोड़ा सा बात करते हैं, ये तो बात हो गई रेट की। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं कि आरबीआई का असेसमेंट क्या है ग्लोबल इकोनॉमी को लेकर। असेसमेंट आउटलुक के बारे में आरबीआई बात करेगा। आरबीआई ने बताया है, जिसमें हम देखेंगे कि आखिरकार कि किस तरीके से वो ग्लोबल इकोनॉमी चल रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था में क्या हमें देखने को मिल रहा है और क्या इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हमें देखने को मिल रहे हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो अभी भी रिजिलियंट आपको, स्ट्रांग आपको देखने को मिलेगी। मॉडरेट इन पेस में थोड़ा सा कहीं आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे अभी हमने देखा था यूएस की इकोनॉमी में थोड़ा सा उसका रिसेशन का आना आ सकता है एक साल बाद, है ना, रिसेशन की प्रेडिक्शन। जापानीज इकोनॉमी का कोलैप्स होना, थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल टेंशंस, है ना, मिडिल ईस्ट के अंदर जियोपॉलिटिकल टेंशंस, और साथ ही साथ सर्विस सेक्टर में इन्फ्लेशन का बढ़ना, ये सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ग्लोबल इकोनॉमी के असेसमेंट से रिगार्डिंग बताया। तो आरबीआई ने बताया कि जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो रिजिलियंट रहेगी और इन्फ्लेशन जो है उसको रिट्रीट करे मेजर इकोनॉमी, बट सर्विस प्राइस इन्फ्लेशन जो है वो एक मेजर कंसर्न बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम बात करें तो प्राइसेस ऑफ जो फूड हैं, एनर्जी के प्राइसेस में तो गिरावट आपको देखने को मिलेगी, मेटल के प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। लास्ट मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग हुई थी उसके हिसाब से इसमें गिरावट रही, लेकिन जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है इन्फ्लेशन का वो आपको वेरी होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। और दुनिया भर के सेंट्रल बैंक अलग अलग तरीके की अपनी मॉनेटरी पॉलिसी अपने अकॉर्डिंग वहां पर अपने ग्रोथ प्लान के हिसाब से उसको डिजाइन कर रहे हैं। और दुनिया भर के बाजारों में आपको थोड़ी उथल पुथल देखने को मिलेगी, वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी आपको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। रुपए की अगर बात करें, डॉलर इंडेक्स वीक हुआ है, जिसमें रुपए की रिस्पेक्ट की वैल्यू अगर हम देखें तो वो भी गिरी है। सोवरेन बॉन्ड यील्ड्स की अगर बात करें तो वो भी आपको कम होते हुए काफी देखने को मिलेगी। तो बॉन्ड यील्ड में आपको गिरावट देखने को मिलेगी, आपको पता है, क्योंकि बॉन्ड के जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो बॉन्ड यील्ड गिरती है ना। और बिकॉज ऑफ मार्केट में जो काफी उथल पुथल है, तो अब इन्वेस्टर्स जो है बॉन्ड की तरफ भाग रहे हैं, और जब बॉन्ड की डिमांड ज्यादा होती है तो बॉन्ड के प्राइसेस आपको बढ़ते हुए देखने को मिलते हैं, और उस पर जो यील्ड है, मतलब रिटर्न है, वो आपको गिरता हुआ देखने को मिलता है। तो बॉन्ड यील्ड या फिर बॉन्ड पर जो रिटर्न है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1 बॉन्ड प्राइस, है ना, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बॉन्ड प्राइस की। तो आपको देखने को मिलता है। गोल्ड प्राइसेस की अगर बात करें, गोल्ड प्राइसेस रिकॉर्ड हाई पर चले गए थे, लेकिन हमारे यहाँ गोल्ड प्राइसेस थोड़ा सा आसान हुए हैं, क्योंकि सरकार ने कहीं ना कहीं 6% जो कस्टम ड्यूटी में कटौती की है, उसकी वजह से गोल्ड प्राइसेस में आपको गिरावट देखने को मिलेगी। तो वही पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको यहाँ पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएंगे कि वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है वो लचीली बनी हुई है, रिजिलियंस बनी हुई है, कुछ गति में नरमी थोड़ी बहुत देखने को मिल रही है, मुद्रास्फीति कम हो रही है। लेकिन सर्विसेज की अगर बात करें तो सर्विसेज थोड़ी सी बढ़ी हुई है, एनर्जी वगैरह की यहाँ पर बात कर रहे हैं, और वित्तीय बाजारों में थोड़ी अस्थिरता हमें देखने को मिल रही है। अब हम थोड़ा सा बात करते हैं डोमेस्टिक प्रोस्पेक्टिव से, घरेलू अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के हिसाब से, मतलब हमारे इंडियन प्रोस्पेक्टिव से क्या चल रहा है। जैसा कि हम लोग फ्रेंड्स इस साल के स्टार्टिंग में ही, सीजन स्टार्ट होने से पहले ही, आईएमडी ने, जो हमारा इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो मौसम विभाग है, उसने कहा था कि हमारे यहाँ पर इस बार मानसून जो है काफ़ी अच्छा रहने वाला और मानसून अबव नॉर्मल रहेगा। हालांकि जुलाई में उतना रेनफॉल हमें नहीं देखने को मिला, लेकिन अगस्त में हमें ठीक ठाक रेनफॉल हमें स्टार्टिंग में देखने को मिला, और जुलाई के लास्ट में भी वो थोड़ा सा सिचुएशन बेटर हुई। 20 अगस्त के बाद, स्पेशली 20 जून के बाद, अगर मैं 20 जुलाई की अगर मैं बात करूं तो 20 ऑफ जुलाई के बाद जो है थोड़ी सी सिचुएशन में हमें वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिला। एंड बिकॉज ऑफ मानसून अच्छा रहा, तो आने वाले समय में हम एक्सपेक्ट करेंगे कि इन्फ्लेशन में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन जो हमारे पास जून का डेटा आया उसमें 5.1% हमें इन्फ्लेशन देखने को मिली, और ये माना जा रहा है कि चूंकि जून में हमें बढ़ी हुई महंगाई देखने को मिली, और उसमें सबसे ज्यादा बड़ा योगदान जो है फूड इन्फ्लेशन का था, जिसमें खाने पीने वस्तुओं के दाम, सब्जियों के दाम काफी ज्यादा बढ़े हुए हैं। और अगर आप बाजार में सब्जियां खरीदते होंगे तो आपने ये चीज फील भी किया होगा, और जरूर आप लोगों ने इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि टमाटर वगैरह देखिए 50, 60, 70 रुपए किलो चल रहा है, आलू की भी प्राइस जो है 40, 50 रुपए चल रही, प्याज भी 50, 60 का चल रहा। तो वेजिटेबल्स के प्राइसेस आर वेरी वेरी हाई, तो वो एक फूड इन्फ्लेशन का कंसर्न कहीं ना कहीं बना हुआ है। उन सब चीजों को आरबीआई ने यहां पर बताया। लेकिन आरबीआई का यह भी मानना है कि आने वाले समय में जिस हिसाब से हमारा मानसून एबव नॉर्मल अच्छा मानसून अभी हमें देखने को मिल रहा है, तो आने वाले समय में इन्फ्लेशन थोड़ा सा ईज डाउन हो सकती है, फूड प्राइसेस जो है उसमें गिरावट आ सकती है। लेकिन आरबीआई का मेजर अभी कंसर्न अभी भी फूड इन्फ्लेशन है, और इसको हम बिल्कुल जो है इग्नोर नहीं कर सकते। फूड इन्फ्लेशन चूंकि काफी ज्यादा बढ़ी हुई है, इसी वजह से आरबीआई ने कोई भी चांस नहीं लिया रेट कट का।
अदरवाइज एक बार को चांस बन सकता था कि आरबीआई रेट कट करता अगर फूड इन्फ्लेशन का हमारा बड़ा कंसर्न ना होता, क्योंकि बाकी के जो कोर इन्फ्लेशन है जिसमें फूड और एनर्जी के प्राइसेस को अगर हम हटा दें तो वो काफी रिकॉर्ड लो पर चल रही है, लेकिन फूड इन्फ्लेशन सबसे बड़ा असर डाल रही है। मतलब जो हमारे इन्फ्लेशन है उसमें जो मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन है जो महंगाई का, वो फूड इन्फ्लेशन है। तो इन सब चीजों पर भी गवर्नर साहब ने बताया। तो डोमेस्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो कंटिन्यू है, उसमें मोमेंटम हमारा बना हुआ है आफ्टर अ वीक एंड डिलेड स्टार्ट, है ना। तो मानसून थोड़ा सा कमजोर रहा और डिले स्टार्ट हुआ, लेकिन अब क्यूमुलेटिव जो साउथ वेस्ट मानसून है रेनफॉल उसने मोमेंटम पकड़ लिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरी तरीके से हमारे देश भर में मौसम जो है वो काफी अच्छा हो गया और मानसून जो है उसका रफ्तार जो है बढ़ गई है। यहां पर इन्होंने बताया कि 7 अगस्त 2024 तक अगर हम देखें तो लगभग 7% अबव लॉन्ग पीरियड एवरेज हमें रेनफॉल देखने को मिल रहा है और इससे उम्मीद बढ़ गई है कि खरीफ की जो फसल है वो आने वाले समय में काफी अच्छे तरीके से उसकी बुआई वगैरह कर दी गई है, उसको लगा दिया गया है 2 अगस्त तक और लगभग 2.9% हायर देन द पिछले साल। तो 2 अगस्त अगर हम देखें तो पिछले साल से 2.9% ज्यादा जो है फसल लगाई गई है। इंडस्ट्री का आउटपुट भी अच्छा हमें देखने को मिला, 5.9% का ईयर ऑन ईयर मई 2024 तक। तो इंडस्ट्रियल आउटपुट भी हमारे पास हमें ठीक ठाक देखने को मिले। ये सब पॉजिटिव इंडिकेटर्स हमें देखने को मिलेंगे। पीडीएफ के नोट्स जो है हिंदी में है, आराम से आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, दोनों लैंग्वेजेस में मैंने ऐड ऑन कर दिया है, तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो बहुत ही सिंप्लीफाइड इजी लैंग्वेज जो आपके इंपॉर्टेंट आपके लिए काम के पॉइंट्स हैं वो सारे मैंने इसमें एक्सट्रैक्ट कर दिए, इसको ऐड ऑन कर दिया है। ठीक है, तो ये हमें देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर बात करें, जैसे मैंने अभी आपसे चर्चा किया कि कोर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो उसमें 4% का आपको जंप देखने को मिलेगा जून में, और मई की अगर बात करें तो मई में 6.4% आपको मई के मंथ में देखने को मिला। तो कोर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर थोड़ा सा जो है 4% आपको देखने को मिला जून में, और मई में 6.4% का यहां पर आपको ग्रोथ देखने को मिला। इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स की अगर बात करें जून जुलाई में एक सर्विस सेक्टर्स ने अच्छा किया, सर्विस सेक्टर्स की एक्टिविटी अच्छी रही सेवा क्षेत्र में। इसके अलावा प्राइवेट कंजम्पशन, लोगों की डिमांड भी काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, वो भी काफी बढ़ी हुई, चूंकि प्राइवेट कंजम्पशन एक्टिविटी बढ़ी हुई है तो लोग ज्यादा डिमांड करेंगे, तो इंडस्ट्रीज के लिए भी अच्छा रहेगा। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मतलब गुड्स का जो वस्तुओं का एक्सपोर्ट है वो भी हमें ठीक ठाक देखने को मिला। नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड का इंपोर्ट जो है वो भी हमारा ठीक ठाक रहा। सर्विस एक्सपोर्ट्स की अगर बात करें और इंपोर्ट एक्सपेंडेड ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून, है ना, तो जो हमारा फर्स्ट क्वार्टर रहा अप्रैल मई जून, है ना, तो अप्रैल मई जून में हमारा ठीक ठाक सिचुएशन देखने को मिला। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट भी ठीक ठाक रहा, स्पेशली नॉन ऑयल और नॉन गोल्ड का इंपोर्ट भी हमारा ठीक ठाक रहा। सर्विसेज में भी हमने अच्छा किया और हमारा जो इंपोर्ट है वो एक्सपेंड हुआ ड्यूरिंग द अप्रैल टू जून मंथ, है ना। तो ये भी हमें देखने को मिला कि दौरान व्यापारिक निर्यात, गैर तेल और सोना आयात, सेवा निर्माण और इन सब में वृद्धि हमें देखने को मिली। तो ये सब हमारे लिए एक अच्छा इंडिकेटर हमें देखने को मिला। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको बताया, मौसम विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का जो प्रोजेक्शन था कि एवब नॉर्मल साउथ वेस्ट मानसून रहेगा, वो भी काफी ज्यादा जो है अच्छा इंपैक्ट डालेगा। और आने वाले समय में चूंकि मानसून अच्छा होगा तो मतलब फसल अच्छी होगी, फसल अच्छी होगी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के पास पैसा आएगा और ऐसे में रूरल डिमांड पिकअप होगी इस सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में। तो इस शुरुआत के 6 महीने के बाद जो जुलाई से लेकर जो अगला दिसंबर तक का हमारा जो टाइम है उसमें आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों से अच्छी डिमांड हमें देखने को मिलेगी। कारण क्या है, क्योंकि मानसून अच्छा होगा तो कंजम्पशन भी अच्छा होगा, रूरल एरिया से डिमांड आएगी। सस्टेन्ड मोमेंटम हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिलेगा, अर्बन डिमांड है, हाई फ्रीक्वेंसी इंडिकेटर्स अच्छा करें, इन सब के बारे में इन्होंने बताया। साथ ही साथ बताया कि हेल्दी बैलेंस शीट्स है बैंक की, बैंक्स काफी स्ट्रांग तरीके से काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट्स भी अच्छा कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी कंटिन्यूसली जो है पैसा खर्च करे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स भी अच्छी है, बजट भी आया। तो उन सब चीजों पर यहाँ पर जो है आपको बताया गया कि सारी चीजें ओके हैं और सभी कुछ अच्छा होता हुआ हमें देखने को मिला। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया इज इन द बेटर पोजीशन। और सबसे अच्छी बात रही कि आरबीआई ने जीडीपी ग्रोथ रेट में कोई भी चेंजेस नहीं किए, उस पर हम लोग बात करते हैं। अच्छा, टेंशन क्या है ना, कुछ चिंता का भी यहां पर आरबीआई ने विषय बताया। चिंता का विषय अपने यहां पर ज्यादा नहीं, बाहर से ज्यादा चिंताएं, बाहर से ज्यादा टेंशन हमें आती हुई देखने को मिल सकती हैं। जैसे हेडविंड्स हमारे लिए क्या है, क्या हमारे लिए चिंता का विषय, जियोपॉलिटिकल टेंशन, मिडिल ईस्ट का जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है ना, ईरान और इजराइल के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे, अगर वो एक्सेलेट होते हैं तो वो एक टेंशन का विषय हमारे पास। वॉलेटिलिटी इन इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कमोडिटी के प्राइसेस है वस्तुओं के वो घट बढ़ रहे हैं, उसकी वजह से टेंशन। जियो इकोनॉमिक फ्रेगमेंटेशन हमें देखने को मिलेगा और ये वर्डिंग बार बार इनकी तरफ से यूज की आती है ना। ये सब रिस्क जो है आने वाले समय में हमारे लिए एक टेंशन का विषय रहेंगे और यही वर्डिंग्स आपको पिछली जितनी मॉनेटरी पॉलिसी रही 2 3 4 सब में यही वर्डिंग आपको देखने को मिल जाएगी।
रियल जीडीपी ग्रोथ रेट 2024-25 के लिए प्रोजेक्ट किया गया है 7.2%। तो जीडीपी ग्रोथ रेट में फ्रेंड्स हमारे कोई भी चेंजेस नहीं है और इसको 7.2% पर बिल्कुल बरकरार रखा गया है। तो 7.2% पर जीडीपी ग्रोथ रेट हमारी बरकरार रखी गई है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक सर्वे को देखें तो इकोनॉमिक सर्वे या फिर भारत सरकार का जो बजट रहा उससे ये थोड़ा सा अलग है। आपको याद हो मैंने बताया था आपको, इकोनॉमिक सर्वे में हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 6.5% से 7% तक वो एक्सपेक्ट की गई है। लेकिन आरबीआई ने जो अपना पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में कहा था 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उसी को बरकरार रखा है। और 2024-25 के साथ साथ 2025-26 के लिए भी आरबीआई ने 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट को बरकरार रखा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये आंकड़ा आपको दिमाग में बैठा के जाना है आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए, और यहां से क्वेश्चंस बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां पर अगर आप देखें तो टेकिंग ऑल दीज फैक्टर्स, जो यहां पर बातें जो मैंने आपको बताई, रियल जीडीपी ग्रोथ रेट फॉर 2024-25 दैट इज करंट फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 7.2% ही आपको प्रोजेक्टेड देखने को मिलेगी, जिसमें आपको याद रखना है Q1, Q2, Q3, Q4 का डेटा, जिसमें Q1 के डेटा में चेंजेस है। पहले आरबीआई Q1 के लिए 7.2% कर रहा था, उसको रिड्यूस किया है। तो Q1 का डेटा याद रखिए, क्वार्टर वन में 7.1%, मतलब जो हमारा अप्रैल में जून का डेटा रहा उसमें हम 7.1% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ग्रो कर रहे हैं। 7.2% क्वार्टर टू, मतलब जो है जुलाई के अप्रैल में जून हो गया, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर में ये रहेगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में ये रहेगा, उसके बाद जनवरी फरवरी मार्च क्वार्टर फोर में 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो हमारा जो जीडीपी विकास दर है वो 7.2% जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ हमारी एक्सपेक्टेशन रखी गई। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आरबीआई ने यहां पर बताया, जो रियल जीडीपी ग्रोथ है फॉर क्वार्टर वन 2025-26, मतलब अगले साल के लिए, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग, मतलब अप्रैल मई जून 2026 के लिए जीडीपी ग्रोथ रेट का जो आपको प्रोजेक्शन देखने को मिल जाएगा वो आपको देखने को मिलेगा, दैट इज, ये आपको जीडीपी ग्रोथ रेट का जो प्रोजेक्शन देखने को मिलेगा वो 2025-26 के लिए वो 7.2% ही आपको देखने को मिलेगा। सो दैट इज 7.2%। तो ये आप देख सकते हैं 7.2% यहाँ पर प्रोजेक्शन हमारा बना रहेगा। तो 2024-25 के लिए भी 7.2 और 2025-26 के लिए भी 7.2। और इकोनॉमिक सर्वे का भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इकोनॉमिक सर्वे की अगर हम बात करें, इकोनॉमिक सर्वे ने जो हमारे जीडीपी ग्रोथ रेट का जो डेटा बताया था वहां पर 6.5% से 7% की ग्रोथ रेट ये रेंज बताई गई है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-2025। दैट मीन करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए जीडीपी ग्रोथ फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे दैट इज 6.5% से 7% की ग्रोथ रेट यहां पर बताई गई है। चलिए अब बात करते हैं, जब आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का रिव्यू आए और इन्फ्लेशन की बात ना करे आरबीआई, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो इन्फ्लेशन पर चलिए बात कर लेते हैं। इन्फ्लेशन पर क्या रही आरबीआई की कमेंट्री। पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है। जब गुड्स एंड सर्विसेज सभी के आपको कंबाइन करके आप महंगाई मेजर करते हैं, इन्फ्लेशन नापते हैं, तो उसको हम हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं। मैं आपको हर बार बताता हूं, ठीक है। गुड्स एंड सर्विसेज को कंबाइंड लेकर जब आप इन्फ्लेशन निकालते हैं तो हेडलाइन इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। लेकिन जब आप टोटल आइटम्स जो है सीपीआई के, उसमें से फूड एंड एनर्जी को छोड़ देते हैं, मतलब फूड एंड एनर्जी के प्राइसेस कितने बढ़े उसके असर को छोड़कर अगर आप निकालते हैं इन्फ्लेशन, तो उसको हम कोर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो आरबीआई की कमेंट्री में आपको दो तरह की इन्फ्लेशन आपको देखने को मिलेगी। एक तो बात होगी हेडलाइन इन्फ्लेशन की और दूसरी बात होगी किसकी, कोर इन्फ्लेशन की। तो लेट्स टॉक अबाउट हेडलाइन इन्फ्लेशन एंड कोर इन्फ्लेशन। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है जो हमारी हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो इंक्रीज हुई है 5.1%। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अप्रैल मई की अगर हम बात करें तो वहां पर ऑन एन एवरेज 4.8% इन्फ्लेशन थी। लेकिन जून के मंथ में चूंकि सब्जियों के, वेजिटेबल्स के प्राइसेस, फूड प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, उसकी वजह से ये बढ़ के 5.1% आपको देखने को मिली। और इसमें सबसे ज्यादा असर जो है डाला किसने, फूड इन्फ्लेशन ने। खाने पीने की जो वस्तुओं के दाम है उसका सबसे बड़ा असर रहा, ये सबसे मेजर रीजन रहा, जिसमें वेजिटेबल्स के जो प्राइसेस हैं, दालों के प्राइसेस हैं, तेल के प्राइसेस हैं, खाने के तेल हैं, इसके अलावा सीरियल्स हो गए, मिल्क हो गए, फ्रूट हो गए, मतलब यार सब कुछ जो है खाने पीने के जितने आइटम्स हैं सबके दाम में आपको आग लगी हुई देखने को मिली। एंड दैट इज अ बिग कंसर्न एंड द मेजर कंसर्न, जिसकी वजह से आपको इन्फ्लेशन बढ़ी हुई देखने को मिली। लेकिन हमारे लिए पॉजिटिव क्या रहा, पॉजिटिव ये रहा, देखिए अगर फूड इन्फ्लेशन के साथ साथ फ्यूल के प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइसेस, एलपीजी गैस सिलेंडर के प्राइसेस बढ़ जाते तो बाजार में हाहाकार मच जाता। पॉजिटिव राहत हमारे लिए यही रही कि जो फ्यूल का प्राइस है वो डिफ्लेशन रहा, उसमें काफी गिरावट देखने को मिली। लगातार कट हुए प्राइसेस एलपीजी गैस सिलेंडर के,
अगस्त 2023 से अगर हम देखें मार्च 2024 तक, तो एलपीजी गैस सिलेंडर फ्यूल के प्राइसेस लगातार गिरे और ये सबसे बड़ी बात रही, पॉजिटिव रहा। कोर इन्फ्लेशन की अगर बात करें, जैसे मैंने आपको बताया फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस को छोड़कर जो कोर इन्फ्लेशन रही दैट इज एट 3.1% इन द मे जून, टच द न्यू लो इन द करंट सीपीआई सीरीज। तो 3.1% का आपको लोएस्ट रिकॉर्ड देखने को मिला कोर इन्फ्लेशन का, जो सबसे लोएस्ट रही, विद द सर्विसेज ऑल्सो एट द लोएस्ट इन दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो कोर इन्फ्लेशन हमारी काफी कम रही, लेकिन एक्चुअल में जो हेडलाइन इन्फ्लेशन रही वो ज्यादा रही। और आपको पता है हेडलाइन इन्फ्लेशन का ज्यादा रहने का बड़ा कारण क्या है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है वहां बड़ी हुई थी। ठीक है, तो ये आपको इन्फ्लेशन का आंकड़ा। आरबीआई का प्रोजेक्शन क्या है आने वाले समय के लिए, तो इसको भी आप देख लीजिए, ध्यान रखिएगा। एंड दिस वन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव। आरबीआई नॉर्मल मानसून को मानते हुए सीपीआई का टारगेट दे रहा है। आरबीआई का कहना है 2024-25 के लिए जो अपकमिंग है, पहला क्वार्टर तो चला गया, आने वाले क्वार्टर्स के लिए इन्फ्लेशन का टारगेट जो हम टोटल प्रोजेक्ट कर रहे हैं 4.5%। तो बचे हुए समय के लिए आरबीआई ने इन्फ्लेशन का प्रोजेक्शन जो है 4.5% माना है। अब जो अगला क्वार्टर हमारे जो जुलाई अगस्त सितंबर में 4.4% हम इन्फ्लेशन मान के चल रहे हैं। उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर दिसंबर में क्वार्टर 3 में 4.7% महंगाई हम मान के चल रहे हैं। और फिर इसके बाद दिसंबर जनवरी फरवरी में, है ना, जनवरी फरवरी मार्च में जो लास्ट क्वार्टर रहेगा Q4, उसमें हम लोग 4.3% इन्फ्लेशन रेट मान के चल रहे हैं। ये टारगेट्स क्वार्टर वाले अपने दिमाग में जरूर बैठा के रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपको ये तो याद ही रहेगा कि आरबीआई ने 2024-25 के लिए इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखा है, 4.5%। ये आरबीआई का उम्मीद है। कितना हम चाहते हैं 4% प्लस माइनस 2% टॉलरेंस बैंड के साथ। ठीक है, तो वो हमारी प्रोजेक्शन है, ये इन्फ्लेशन का टारगेट है। ठीक है, चलिए, आपको पता है, आपको मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि जिस दिन आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आती है उससे ठीक 14वें दिन आरबीआई के मिनट्स पब्लिश होते हैं। मिनट्स में क्या होता है कि आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी के किस मेंबर ने क्या बात कही, वो सब डिटेल्स आपको मिनट्स में देखने को मिलती है। मॉनेटरी पॉलिसी से 14वें दिन वो आपको रिपोर्ट देखने को मिलती है। तो आज कितना है, 8 अगस्त, और 8 अगस्त में अगर आप 14 जोड़ें तो आपको 22 अगस्त, है ना, 8 अगस्त में अगर आप 14 दिन और जोड़ दें, 14 डेज और जोड़ दें, तो आपको 22 देखने को मिलता है। तो ठीक 14 दिन बाद यानी 22 अगस्त को आरबीआई की मिनट्स आपको देखने को मिलेंगे, आरबीआई की मिनट्स पब्लिश होगी। और 2 महीने बाद मॉनेटरी पॉलिसी होती, तो अगस्त ये हो ही गया। सितंबर छोड़ के अक्टूबर में अगली जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो 7 से 9 अक्टूबर आपको देखने को मिलेगी। और याद रखिएगा, एग्जाम्स में अपकमिंग डेट्स भी पूछ ली जाती है कि मिनट्स कब पब्लिश की जाती है, और याद रखिएगा कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी कब आएगी। तो अगली मॉनेटरी पॉलिसी का टाइमलाइन आरबीआई ने डिफाइन कर दिया है। ध्यान रखिएगा, 7 अक्टूबर से लेकर 9 अक्टूबर 2024 में ये आपको देखने को मिलेगी। तो ये थे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। और आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में और भी अपडेट्स किया है, उसके लिए मैं आपके साथ सेपरेट सेशन में डिस्कशन करूंगा, उसमें बात करेंगे। इसके अलावा दिस पर्टिकुलर इंडिपेंडेंस डे में आपके लिए एक स्पेशल सेशन लेके आ रहा हूं, जिसमें जनवरी से लेकर अगस्त तक के 2024 तक के पूरे जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है बैंकिंग फाइनेंस के स्पेशली, वो मैं कवर अप करूंगा। और ये 15 अगस्त को सेशन होगा सुबह 11 बजे, तो इस सेशन में जरूर जुड़िएगा। इसके अलावा आगाजे अगस्त के तहत आपको बैंक महापैक पर डबल वैलिडिटी आपको साथ ही साथ 77% का ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। आपको कोड यूज करना है Y856, है ना, जिसमें आपको सभी के सभी बैचेस, है ना, टॉपर्स मेंस बैच आपको देखने मिल जाएगा, IBPS, RRB, SBI वगैरह का। इसके अलावा बैंक महापैक के अंदर आपको मेरा फाउंडेशन बैच, लक्ष्य फाउंडेशन बैच, प्रैक्टिस सीरीज, प्रैक्टिस बैचेस हैं, टेस्ट सीरीज वगैरह हो गया, IBPS क्लर्क, IBPS PO के बैचेस, RRB PO के बैचेस, ये सभी चीजें फ्रेंड्स आप एक साथ एक जगह एक्सेस कर सकते हैं इन द बैंक महापैक के अंदर। इसके अलावा अगर आप जो है ऑलरेडी बैंकर हैं और आप प्रमोशनल एग्जामिनेशन जैप कैप की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑल CIB एग्जामिनेशंस के लिए आपको जो है डबल वैलिडिटी प्लस 79% का ऑफ 1% एक्स्ट्रा एप्लीकेशन के साथ आपको मिल जाएगा। कोड यूज करना आपको G856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो चलिए मैं बता देता हूँ, अब जो कि डबल वैलिडिटी लाइव है, तो आप बिल्कुल डबल वैलिडिटी का फायदा उठा सकते हैं, स्पेशली वो एस्पिरेंट्स जो IBPS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, IBPS की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग एग्जामिनेशन की। करना इसके लिए क्या है, आपको अड्डा 24/7 के ऑफिशियल स्टोर पर जाना है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे बैंक महापैक पर और देख सकते हैं फ्रेंड्स, बैंक महापैक पर आपको डबल वैलिडिटी आपको लाइव देखने को मिलेगी, है ना, मतलब 6 महीने के कोर्स पर आपको 12 महीने की वैलिडिटी मिल जाएगी। बाय नाउ पर आपको क्लिक करना है। इसमें हमारे सभी कोर्सेज IBPS, RRB, PO क्लर्क, है ना, SBI PO क्लर्क, सारे कोर्सेज आपको अपकमिंग सारे बैचेस, पुराने सारे बैचेस, सब कुछ आपको मिल जाएंगे। इसमें कोड आपको यूज करना है Y856 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट, और आपको ये कोर्स 3863 में मिल जाएगा डबल वैलिडिटी के लिए, 77% ऑफ प्लस एज वेल एज यू कैन हैव द डबल वैलिडिटी ना। तो कोड यूज कर लीजिएगा Y856, डोंट फॉरगेट दिस वन। ठीक है,
तो चलिए फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना करते हैं। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन हैव द पीडीएफ। तो अभी के लिए चलिए इतना करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं 3 बजे। मैं आपके लिए फिर से कुछ सेशन ले आ रहा हूँ, ठीक है, तो उस पर हम लोग बात करेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। सेशन आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक